हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमने एक प्रम्बल के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारी जो संविधान है उसमें सिर्फ एक ही पर्सन को एक नागरिकता का प्रावधान है। जैसे अमेरिका है, वहाँ पे दो नागरिकता दी जाती है। वहाँ स्टेट की अलग नागरिकता होती है व्यक्ति के पास, और देश की अलग नागरिकता होती है। पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत एक ही एकल नागरिकता देता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और मैं फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल, आपके चैनल PRGS क्लासेस पे। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। जो नागरिकता है वो हमारे संविधान में भाग 2 के, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका प्रावधान किया गया है हमारे यहाँ नागरिकता का। और हमारे यहाँ एकल नागरिकता का व्यवस्था है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को एकल नागरिकता का प्रावधान है, और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे यहाँ देश में कई सारे चेंजेस आए। उसमें चेंजेस के साथ साथ कुछ दिक्कतें भी आई। उनमें से एक दिक्कत नागरिकता की भी थी। हमारा देश का कौन नागरिक होगा कौन नहीं। जैसे हमारा बंटवारा हो चुका था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो पाकिस्तान, जो हिंदू लोग थे पाकिस्तान से, जो लोग पाकिस्तान में हिंदू थे वो भारत में आए, और जो भारत के कुछ मुस्लिम थे वो उधर भी गए। ऐसा नहीं है कि सारे चले गए, वहीं तो कुछ रहे, पर अधिकतर क्या था कि कुछ लोग इधर से उधर गए और उधर से इधर आए। तो उसके बाद उन्हें नागरिकता देने का बहुत बड़ा प्रश्न हमारे जो नेता थे उनके सामने था। हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि हम इन्हें नागरिकता कैसे दें। तो उसके लिए हमारे संविधान में कई कई प्रावधान किए गए। तो जैसे अब हम पढ़ते हैं, पहला है हमारा क्या था। हमारे यहाँ जब हमारा देश हमारा जब संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो हम क्या देखते हैं, हमारे जो संविधान था उसमें कुछ व्याख्या की गई थी नागरिकता को लेकर। जैसे पहली व्याख्या थी कि जो नागरिकता है वो किसी व्यक्ति को किन किन आधार पर दी जाएगी, क्या क्या उनके प्रावधान हैं। तो तो 1950 के ये जो था 1950 के बाद इसमें क्या है, हमारा जो संविधान था उसमें 4 प्रावधान किए गए थे नागरिकता के लेके। ठीक है, उन 4 प्रावधान को हम देखेंगे। और ये 4 जो प्रावधान थे, आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, ये 4 प्रावधान किए गए थे हमारे 1950 में, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो हम देखते हैं। तो जैसे पहला था अनुच्छेद 5। इसमें क्या था, इसमें मूल वंश के आधार पर नागरिकता देने की बात की गई थी। किसके आधार पे? मूल निवास के आधार पर, एक मिनट। किसके आधार पर? मूल निवास के आधार पर नागरिकता की बात की थी। और इसमें 3 शर्तें रखी गई थी। उन 3 शर्तें क्या थी कि जिस व्यक्ति को नागरिकता मूल वंश के आधार पर दी जा रही थी 1950 के बाद, उसमें शर्त थी कि उस व्यक्ति का जो जन्म है वो भारत में हुआ हो 1950 के समय। तो उसका जो जन्म है उससे पहले भारत के ही क्षेत्र में हुआ हो, जन्म हुआ हो, तो उसे अपने आप ही संविधान के थ्रू अपने आप ही नागरिकता मिल जाएगी। या उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए था, तो उसे भी स्वयं नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा प्रावधान इसमें यह किया गया था, तीसरा इसमें यह बात थी कि कोई भी व्यक्ति उसे नागरिक माना जाएगा यदि जो वो व्यक्ति था उसे नागरिक मान लिया जाएगा अगर
उसे नागरिक मान लिया जाएगा यदि वह 5 वर्ष से पहले से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो, लगातार वो 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। तो ये कुछ बातें थी। पहला इसमें था उसका जन्म, मैं डैशबोर्ड में लिख देता हूं। जन्म के आधार पर माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक। तीसरा, 5 वर्ष से पूर्व से भारत में निवास। तो हमारे जो आर्टिकल 5 है हमारे जो संविधान के, उसमें ये कुछ बातें की गई थी। ठीक है, क्या कहा गया था? जो आर्टिकल 5 है वो मूल निवास के आधार पर हमारे जो नागरिकता है उसे देने का प्रावधान करता है। ठीक है, उसमें उन्होंने 3 शर्तें रखी गई थी। उसमें 3 शर्तें क्या थी? अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, पहली शर्त ये थी। दूसरा, माता पिता या में से कोई एक भारत का उस टाइम पर नागरिक होना चाहिए था। तीसरा, 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में लगातार निवास करता रहा हो। तो ये सब शर्तें होती हैं, तो आर्टिकल 5 के अनुसार हमें नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, अब आर्टिकल 6 देखते हैं। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा था? 6 में एक सिंपल सा प्रावधान था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हम सब जानते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा बंटवारा हुआ, उसके बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए और जो पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, जो भारत आए थे, जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आए पाकिस्तान से, उन्हें नागरिकता देने का ये आर्टिकल अनुच्छेद 6 प्रावधान करता है। किन प्रावधान करता है? पाकिस्तान से पाकिस्तान से आने वाले लोगों, ठीक है, जो पाकिस्तान से लोग आएंगे उन्हें आर्टिकल 6 के अनुसार हमारे देश ने नागरिकता दी उस टाइम पे। ठीक है, तो आर्टिकल 6 में हमारा इस बात को रखा गया था। ठीक है, अब हम आर्टिकल ध्यान से पढ़ते रहना। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने काफ़ी शॉर्ट करके और जो एग्जाम में आ सकता है मैं उसी की बेसिस पे करा रहा हूँ। डेफिनेशन तो बहुत बड़ी बड़ी हैं जो आपके समझ में भी नहीं आएंगी, तो हम शॉर्ट में और वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है, सही है। ठीक है, तो विश्वास रखें आप मेरे पे और लगातार मेहनत करते रहे और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 7। हमारा अनुच्छेद 7 क्या कहता है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे। परंतु क्या हुआ, वहां उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, वहाँ के लोग उन्हें पसंद नहीं आए, कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है, या उन्हें वहाँ का कुछ जो भी हो, कुछ भी कारण हो सकता है। कुछ टाइम के बाद वो फिर वापस भारत में आ गए थे, परंतु कुछ समय बाद भारत लौट आए। तो उन्हें जो था, उन्हें नागरिकता देने की बात की गई थी। ठीक है, परंतु यहाँ पे एक चीज जोड़ दी गई थी। अब वे जब लौट कर आए थे ना, उसके बाद उन्हें जो सरकार के सामने क्या करना था, एक पंजीकरण कराना था। पंजीकरण के माध्यम से उन्हें नागरिकता की बात कर दी गई थी। अब जब कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, उन्हें वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा, कुछ भी कारण हो सकते हैं, फिर वो वापस भारत में आ गए। जब वो भारत में आए तो उन्हें नागरिकता चाहिए थी भारत में रहने के लिए, तो उन्हें नागरिकता तो हमारे संविधान ने दी, पर उसमें क्या कहा, हमारे आर्टिकल 7 क्या कहता है, उन्हें पंजीकरण करवाना होगा अपना यहाँ। ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 7 में ये बात रखी गई थी। अब हम अनुच्छेद आर्टिकल 8 देखते हैं। हमारा अनुच्छेद 8 क्या कहता है
ये उन लोगों को नागरिकता देने की बात करता है जिनके माता पिता कुछ टाइम से बाहर रह रहे थे, ठीक है। वे निवासी तो भारत के थे पर कुछ टाइम से बाहर मतलब और किसी देश में रह रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ आप जैसे जानते ही हैं, हमारे यहाँ के जो उस टाइम पे जो हमारे पे अंग्रेज थे, उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो ब्रिटेन में जा जाके जो पढ़ लिख लिए थे, वो भारत से निकल के ब्रिटेन में जा रहे थे, वहाँ निवास करने लग गए थे। तो ठीक है, जब वो वहाँ निवास करने लगे तो वे वहाँ की नागरिकता ले रहे थे। पर जब कुछ लोग ऐसे जो निवास हुआ करते पर नागरिकता उनके पास में भी भारत की थी, तो उन लोगों के जो बच्चे थे वे नागरिक बन सकते थे अगर वे वहाँ से आके भारत में अपना पंजीकरण करा लेते। तो बाहर वाले जो लोग थे हाँ के लिए माता भारत के नागरिक, उनके माता पिता भारत के नागरिक थे, तो उन्हें आर्टिकल 8 क्या कहता है, नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ रहा है और लगे रहिए। हम देखते हैं आर्टिकल 9। हमारा आर्टिकल जो 9 है, आर्टिकल 9 जो है अनुच्छेद 9 जो है वो क्या कहता है, वो हमारे आर्टिकल 9 में हमारी जो नागरिकता है उसके समाप्त करने की क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में जिक्र करता है। नागरिकता समाप्ति, ये नागरिकता समाप्ति की बात करता है आर्टिकल 9। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा कि किन किन प्रकार से हमारे संविधान में नागरिकता समाप्ति करने का कितने प्रावधान है। वैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ शॉर्ट में भी। हमारी जो नागरिकता खत्म होने के तीन तरीके से आदमी हमारे यहाँ नागरिकता को समाप्त करने का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। एक स्वैच्छिक त्याग से, सुरक्षित त्याग के माध्यम से, बर्खास्तगी के द्वारा। ठीक है, ऐसी एक प्रावधान और है मैं उनके बारे में तुम्हें बाद में डिटेल में, मैं फिलहाल आपको आर्टिकल लिखवा रहा हूँ इसमें। ठीक है, और अनुच्छेद 9 में 10 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 10 जो हमारा कहता है जो भारत के नागरिक है उनके भविष्य में उन नागरिकता से जुड़े कुछ निरंतर उनमें सुधार के लिए बात करता है। निरंतर सुधार की बात करता है नागरिकता में। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद लास्ट बचा हमारा अनुच्छेद 11। हमारा जो अनुच्छेद 11 है वो किसकी बात करता है, अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति देता है, संसद को शक्ति। ये अनुच्छेद जो 11 है हमारा, ये संसद को शक्ति देता है कि क्या शक्ति देता है, नागरिकता से जुड़े कानून बनाने की। बनाने की शक्ति। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ये आर्टिकल्स थे जो हमारे नागरिकता से जुड़े कानून आर्टिकल्स थे, वो मैंने लिखवा दिया है। अब जो इनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं लगातार आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमारी संसद को जो है अनुच्छेद 11 हमारी संसद को अधिकार देता है कि हमारे यहाँ नागरिकता से जुड़े कुछ कानून बनाए जाएं जिससे नागरिकता आगे को दी जा सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कानून बना था, अधिनियम बना था, वो 19 मैं लिख देता हूं जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। जो हमारा नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, हम इसकी सभी बातें जानेंगे, इसमें क्या प्रावधान किया गया है नागरिकता से जुड़े हमारे।
और ये इस जो भी हमारे इस टाइम वर्तमान में भी जो भी नागरिकता दी जाती है वो इसी कानून के बेसिस पे दी जाती है। और इसमें कई बार संशोधन भी हुए, जैसे 1957 में इसमें संशोधन हुआ, 1960 में इसमें संशोधन हुआ, 1985 में इसमें संशोधन हुआ, 1985 में 1986 में इसमें संशोधन हुआ, 1992 में इसमें संशोधन हुआ, 2003 में हुआ, ठीक है, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, और फिलहाल हम सब जानते हैं सीएए कानून आया था हमारा, वो भी इसी से जुड़ा हुआ था, इसी में प्रावधान किए गए थे, इसी में संशोधन किया गया था। वो कब हुआ था? 2019 में। तो हाल ही का हम इसके बारे में, सीए के बारे में एक डिटेल मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। डिटेल क्या मतलब, मैं 2 टॉपिक को लेके इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, तो हम उसे इसमें देखेंगे। अब हम देखते हैं हमारे जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो नागरिकता अधिनियम हमारा बना 1955, अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, किन आधारों पर हमारे देश में नागरिकता की बात की गई थी। तो इसमें इसके थ्रू 5 तरीके से हमें नागरिकता की देने की बात की गई है। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश के आधार पर, ठीक है। तीसरा, प्राकृतिक आधार पर, ठीक है। चौथा, कानून, आई थिंक कानून के आधार पे, एक मिनट, वंश हो गया, प्राकृतिक हो गया, हाँ एक है पंजीकरण के आधार पे, हम पंजीकरण करके हम नागरिकता ले सकते हैं। पंजीकरण के आधार पर। और 5 है, अगर हम किसी क्षेत्र को अधिग्रहण करते हैं, किसी क्षेत्र पे कब्जा करते हैं, उसके माध्यम से भी हमें जो वहाँ के लोग होंगे, जब हम किसी क्षेत्र पे कब्जा कर लेते हैं और जो वहाँ के लोग होंगे उसे स्वयं ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी उन लोगों को। क्षेत्र के अधिग्रहण, ठीक है, क्षेत्र के अधिग्रहण। तो इन 5 के माध्यम से हमारे जो नागरिकता अधिनियम है वो नागरिकता देने की बात करता है। किन पे? 5 आधार पे। जैसे जन्म के आधार पे क्या है पहले हम जन्म के आधार पे बता देते हैं। जन्म के आधार पे हमारे जो है, अगर कोई व्यक्ति 1950 के बाद भी भारत में जन्म लेता है, ठीक है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। तो उस व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। और उसके बाद भी अगर 1992 तक भी कोई बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है और उसके माता पिता में से कोई एक, माँ या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो उसे भी भारत का ही नागरिक माना जाएगा, ठीक है। तो जन्म के आधार पर तो ये बात की गई हमारी। अब हम आते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर क्या था भी जन्म जैसा ही है, ये भी सेम है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। पर इसकी एक चीज़ हमें याद रखनी है, किसी भी व्यक्ति को 2003 में जब हमारा इसमें संशोधन हुआ 2003 में, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को 2003 के बाद किसी भी व्यक्ति को वंशानुगत आधार पर नागरिकता देने को मनाही है। उसके बाद वंशानुगत तरीके से नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक है। और वंश के आधार पर भी क्या था, यही था कि आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, वो भारत में निवास कर रहे हो, ठीक है, माता पिता में से कोई एक भारत का निवास कर रहा हो, बच्चे का जन्म भारत में हुआ, तो उसे भी वंश के आधार पर हमें नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अब आता है प्राकृतिक आधार पर। प्राकृतिक आधार में कहा गया है, प्राकृतिक आधार में था कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन किसी सेवा पे हो और वो भारत की जो हमारी अनुसूची 8 में जो भाषाएं दी गई हैं उनमें से किसी भी एक भाषा का ज्ञाता हो, तो उसे प्राकृतिक आधार पे हमारे जो सरकार है उसे नागरिकता दे सकती है, ठीक है। और कोई व्यक्ति जैसे कि लगभग 7 सालों से भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है, और उसका कैरेक्टर अच्छा हो, तो उसे भी भारत सरकार प्राकृतिक आधार पर नागरिकता दे सकती है। अब सबसे ज़्यादा जो नागरिकता दी जाती है भारत में वो दी जाती है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, ये सब देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट है। पंजीकरण के आधार पर क्या होता है, अब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है तो वो हमारे यहाँ नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकता है, पंजीकरण करवा सकता है, पर उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे पहली शर्त है, उसे नागरिकता पंजीकरण कराने के बाद हमारे देश में 7 साल तक लगातार निवास करना पड़ेगा, ठीक है, पहली शर्त तो ये है। दूसरा,
अगर उसमें किसी अगर दूसरी शर्त ये, अगर शर्त तो नहीं है पर दूसरी चीज़ ये है, अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय मूल किसी पुरुष या स्त्री से विवाह किया है, उसे भी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। परंतु उसे भी पंजीकरण कराने के 7 साल बाद 7 साल तक भारत में ही निवास करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा अधिग्रहण मामला तो आपको सबको पता ही, 5वां, अगर हम भारत किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेता है तो उसके आधार पर ही किसी भी जो वहाँ के किसी क्षेत्र का अधिग्रहण किया भारत ने, तो जिस क्षेत्र का भारत अधिग्रहण करेगा, जिस क्षेत्र को अपने में मिलाएगा भारत, तो उस क्षेत्र के जो लोग होंगे वे भी भारत के ही नागरिक बन जाएंगे। तो ये 5वें में हमारा क्या था, क्षेत्र के अधिग्रहण के हिसाब से जो व्यक्ति है वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान थे इसमें हमारा जो नागरिकता अधिनियम था 1955 का, तो इसके ये प्रावधान थे, ठीक है। अगर आप कोई चाहता है कि ये मैं पूरे डिटेल में इनको मतलब लिख के भी दूँ बाय नोट्स में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये एक PDF के थ्रू मैं आपको इनके जो नोट्स है, हार्ड है, जो इनके डिटेल नोट्स हैं वो भी दिखा। वैसे यही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको याद रख लेते हैं, इन्हें समझ लेते हैं, तो इन्हीं से आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और एक आप स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए कोई भी, जय लक्ष्मीकांत है, उससे आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप सबका बढ़िया रहेगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा, और मैं अपना इम्प्रूव करने पर लगा हुआ हूँ। वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की सोच रहा हूँ, और आपका सबका आशीर्वाद है तो मैं एक अच्छा सा टीचर बन के दिखाऊँगा आपको सबको। तो लगा हुआ हूँ मैं फ़िलहाल अभी, और अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था, अब हमने नागरिकता के सृजन की बात तो कर ली, अब समाप्ति की बात करते हैं। नागरिकता समाप्ति के क्या क्या कारण, क्या क्या वो हैं। हमारे देश में जो नागरिकता है उसे समाप्त करा जा सकता है। हमारी जो सरकार है किसी की व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। कि करने के कितने वो आधार है हमारे यहाँ, 3 आधार बताए गए हमारे संविधान में। कौन कौन से? पहला है स्वैच्छिक आधार पे, ठीक है। दूसरा है हमारा बर्खास्तगी, तीसरा है हमारा वंचित, ठीक है। ये 3 आधार है हमारे यहाँ जो हमारी नागरिकता है उसे समाप्त कर सकती है सरकार हमें, इन 3 आधार पे। स्वैच्छिक आधार पे कैसे? अगर कोई व्यक्ति किसी देश की स्वैच्छिक आधार पे नागरिकता ले लेता है और भारत की नागरिकता त्याग देता है, तो वह स्वैच्छिक आधार पे भारत की नागरिकता समाप्त कर देगा, ठीक है। कोई व्यक्ति है, अब वो यहाँ से अमेरिका गया, उनने वहाँ अमेरिका की नागरिकता ले ली और स्वैच्छिक आधार पे भारत की नागरिकता त्याग दी, तो उसकी स्वयं ही नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऐसे ही बर्खास्तगी में है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से अमेरिका जाता है, ठीक है, और वहाँ की नागरिकता ले लेता है पर स्वैच्छिक आधार पर त्यागता नहीं, तो भारत सरकार क्या करती है, उसकी जो नागरिकता है उसे स्वयं ही बर्खास्त कर देती है, ठीक है। तो 2 चीज ये है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज में कोई वंचित में क्या है, अगर हमारी जो सरकार है किसी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। वो क्या, उसके 3-4 चीजें हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति युद्ध के टाइम हमारा जो शत्रु देश है उसके साथ जाके मिल जाता है, कौन सा? युद्ध के समय नागरिक शत्रु देश के साथ जाता है। दूसरा, अगर कोई नागरिक हमारे जो संविधान है उसके प्रति अनादर प्रकट करता है, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर सकता है भारत का, जो भारत की सरकार है वो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर सकती है। संविधान के प्रति अनादर प्रकट करना, ठीक है। ये 2-3 बातें हैं जिनके आधार पर वंचित किसी व्यक्ति को हमारी जो नागरिकता है उससे वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे कोई वंचित के थे वो ये कुछ प्रावधान दिए गए थे, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं किसी भी देश में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक नागरिक, एक विदेशी, ठीक है।
पर आपने एक चीज सुनी होगी, एनआरआई। ठीक, एनआरआई सुने होगा आपने। सबसे ज्यादा पाकिस्तान, वो सबसे ज्यादा पंजाब में, हमारे यहाँ पंजाब के जो लोग हैं वो इस वर्ड को ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं पंजाब के वो कनाडा वगैरह में रहने लगे हैं। तो एनआरआई क्या होते हैं? एनआरआई वो होते हैं जो लोग भारत के नागरिक तो होते नहीं, उन्हें भारत के नागरिक नहीं कहा जा सकता, पर क्या है, उन्हें एक ओआईसी कार्ड दिया जाता है जिसके माध्यम वो, मतलब मूल वंश जो उनका था, उनका जो जन्म था वो भारत में ही हुआ था, पर उसके बाद वे किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं। पर वे चाहते हैं कि हमें जब भारत में आए हमें कोई वीज़ा लेने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2-4 प्रावधान किए गए हैं, प्रावधान कर रखे हैं। जैसे ओवरसीज सिटीजन OCI एक कार्ड होता है, ठीक है, वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो देती है, ठीक है। और एक कार्ड और था PIC, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये कार्ड के माध्यम से क्या है, हमारे जो नागरिक हैं, जो यहाँ के जो मूल वंश के जो नागरिक हैं वो बाहर रह सकते हैं, पर वो क्या है, समय कभी भी आके भारत में बिना वीज़ा के रह सकते हैं, घूम सकते हैं। पर उनकी कुछ शर्तें हैं, जैसे हमारे जैसे नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, उसे वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। उसे जितनी भारत की सेवाएं हैं, सिविल सेवाएं हैं, उस सिविल सेवाएं में कंपटीशन जो होता है, सिविल सेवा जो है हमारे सेवाएं हैं, उसमें योगदान करने का अधिकार है। हमारा जो नागरिक है वो राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ सकता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और मूल अधिकार जो है वो से कुछ हमारे गैर नागरिकों को भी दिए गए हैं, पर अधिकतर जो मूल अधिकार हैं वो नागरिकों को ही दिए गए हैं। तो क्या है कि जो हमारे नागरिक हैं उन्हें ये अधिकार दे, पर हमारे जो OIC कार्ड धारक होते हैं, जो भी हमारे NRI होते हैं वगैरह होते हैं, उन्हें ये अधिकार नहीं होते। उन्हें सिर्फ भारत में बिना वीज़ा के घूमने फिरने खाने की स्वतंत्रता होती है। ना तो वो यहाँ किसी भी जोत की ज़मीन ले सकते हैं, ठीक है, ना ही उन्हें वोटिंग का अधिकार होता है, ठीक है, और ना ही उन्हें किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने का यहाँ अधिकार होता है अधिकतर, ठीक। तो ये कुछ उनकी लिमिटेशन होती है। अब हमारा टॉपिक बचता है इसमें CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारा आया था 19, कब आया था ये 2019 में। बहुत फेमस हुआ, बहुत आंदोलन हुए, ठीक है, और काफ़ी आपने देखा हो विरोध हुआ था इसमें। इसमें क्या था, इसमें था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो गैर मुस्लिम लोग हैं वे भारत में आ सकते हैं और भारत की नागरिकता ले सकते हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम में, बहुत कम टाइम के अंदर वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पर जिसमें क्योंकि गैर मुस्लिम को मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका बहुत काफ़ी विरोध हुआ था। तो ये सब आप एक बार देख लेंगे। बस इसमें मेन चीज़ें यही हैं कि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हमारा क्या था, जो गैर मुस्लिम लोग थे वो आके यहाँ नागरिकता ले सकते थे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे मौलिक अधिकार, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उन्हें। और आप सबको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें, और कुछ सुधार करना हो तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, मैं इसमें क्या सुधार करूँ। कोई आपको चीज़ को दिक्कत लगती है तो मुझे बताइए आप कि मैं इसमें क्या सुधार करूँ, क्या इंप्रूवमेंट लाऊँ। और लगे रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।